नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, असम कैबिनेट ने शुक्रवार यानी 23 फरवरी 2024 को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने की मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसको हम ट्विटर बोलते हैं, उस पर लिखते हुए बताया है कि इस कदम से सरकार को राज्य में बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री शर्मा ने लिखा है, असम कैबिनेट ने 23 फरवरी को सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, फिर भले ही दुल्हा और दुल्हन 18 और 21 साल की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, यानी बेशक लड़का और लड़की 18 और 21 साल से कम उम्र के हों, बावजूद इसके उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन हो सकता था। उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिलती थी इस कानून के तहत, जबकि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना गैर कानूनी है और यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसी शादी जनरली शून्य होती है, जीरो मानी जाती है, उसका कोई लीगल वैल्यू नहीं होती। इसी कानून का हवाला देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट के इस फैसले पर अधिक जानकारी देते हुए असम सरकार के मुख्यमंत्री जयंत मल्लाह बरुआ ने मीडिया के सामने कहा है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, जिसके आधार पर 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार, जिनको सरकारी काजी कहते हैं, अब भी राज्य में मुस्लिम विवाहों का पंजीकरण और तलाक कर रहे थे, अब इसको निरस्त कर दिया गया है। कैबिनेट की मीटिंग में इस एक्ट को हटा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज के बाद इस कानून के जरिए मुस्लिम विवाह पंजीकरण या तलाक का पंजीकरण नहीं हो सकेगा। हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हों। अब असम सरकार के इस अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है और कहा है कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन किया जा रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के सीनियर लॉयर और कांग्रेस नेता हाफिज रशीद अहमद चौधरी का कहना है कि इस अधिनियम को निरस्त करने को लेकर सरकार ने जो दलील दी है, उससे पता चलता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। अगर सरकार को लग रहा था कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, तो वो इसमें संशोधन भी कर सकते थे और सरकारी काजी के काम पर भी कड़ी निगरानी रखने वाली कोई ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती थी। अगर इस कानून की आड़ में किसी तरह का बाल विवाह हो रहा था, तो सरकारी काजी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनके लाइसेंस को रद्द करना चाहिए था। सरकार के पास अगर इस कानून के तहत बाल विवाह होने के आंकड़े हैं, तो उनको भी सार्वजनिक करना चाहिए था। सरकार मुस्लिम कानून को खत्म करेगी तो मुसलमान आवाज उठाएगा और वो इसका ध्रुवीकरण करेंगे और फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सरकार के कुछ लोग कह रहे हैं कि यह ब्रिटिश जमाने का कानून है, इसमें विवाह और तलाक पंजीकरण को अनिवार्य नहीं रखा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम में पंजीकरण को कई साल पहले अनिवार्य कर दिया था। यह बड़े दुख की बात है कि अगर सरकार इतना बड़ा फैसला करती है तो उनके लोगों के पास इस बात की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन शायद नहीं थी। दोस्तों, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 34% आबादी मुसलमानों की है, जो राज्य की कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ में से 1.06 करोड़ है। राज्य में खासकर बंगाली मूल के मुसलमानों को लेकर हो रही राजनीति को बारीकी से समझने वाले गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल मन्नान का कहना है कि सरकार का यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। इस कानून को निरस्त करने के लिए बाल विवाह की जो दलील दी जा रही है, उसमें अब काफी हद तक कमी आई है। अगर बाल विवाह के थोड़े बहुत मामले हैं भी, तो सरकार की कार्रवाई एक समुदाय के खिलाफ हो रही है, जबकि जनजातियों में भी बाल विवाह के मामले आज भी हो रहे हैं। लिहाजा इस सरकार का मकसद कुछ और है, ये केवल वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। बात भी सही है, अगर सरकार को कुछ खामियां लग रही थी तो उसमें संशोधन करके उनको सुधारा जा सकता था, पूरा कानून निरस्त करने की जरूरत नहीं थी। अगर बाल विवाह हो रहे थे तो काजी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और कितने बाल विवाह हुए हैं उनका आंकड़ा भी पेश करना चाहिए था। यह फैसला मनमाना सा लग रहा है सरकार का। खैर, अब जान लीजिए कि इस कानून के रद्द होने के बाद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों, ये कानून आज के समय में मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण यानी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देता है। इस कानून के तहत सरकार ने मुस्लिम काजियों को मुस्लिम लोगों के विवाह और तलाक के पंजीकरण करने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं और इन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की पावर भी दी गई है इनको। क्योंकि अब इस कानून को रद्द होने के बाद ऐसे लोग शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे और ना ही लोग इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे।
असम सरकार ने इस कानून को निरस्त करने के बाद कहा है कि जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों द्वारा रखे गए पंजीकरण के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेंगे। यह अधिनियम निरस्त होने के बाद मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों यानी कि सरकारी काजियों को उनके पुनर्वास के लिए प्रत्येक काजी को 2 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट के इस फैसले से सरकारी काजी बेहद खफा है और असम सरकार की तरफ से नियुक्त मुस्लिम विवाह तलाक रजिस्ट्रार और सदर काजी मौलाना फखरुद्दीन अहमद पिछले 25 साल से सरकारी काजी के तौर पर काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि सरकार के इस कानून को रद्द करने के फैसले से काफी निराशा हुई है। बाल विवाह की जो बात कही जा रही है, हम विवाह पंजीकरण के समय जन्म प्रमाण पत्र से लेकर उसकी उम्र से संबंधित सभी कागजातों की जांच करते हैं। ऐसे में कोई भी सरकारी काजी कम उम्र के दुल्हा दुल्हन की शादी नहीं करवा सकता और सबको पता भी है कि ऐसा करने पर दूसरे कानून के तहत उन्हें सजा हो सकती है। 3 तलाक की बात का भी कोई आधार नहीं है क्योंकि काजी तलाक नहीं करवाते बल्कि पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेते हैं। दोस्तों वैसे बात भी ठीक है, सरकार इस अधिनियम को रद्द करने के बजाय इसमें संशोधन कर सकती थी। ये बात भी बिल्कुल झूठी लगती है कि इस कानून में विवाह तलाक पंजीकरण जो है रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य नहीं है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 में इसे अनिवार्य करने के लिए राज्य सरकार को कड़े दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें असम सरकार ने भी इसको अनिवार्य कर दिया था उस समय पे। अब चूंकि ये कानून रद्द हो गया है तो लोगों को विवाह पंजीकरण करवाने में ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, जिसका एक कारण यह भी है कि काजी के सामने गांवों से आए लोग खुलकर बात करते हैं, लेकिन अब जिला आयुक्त कार्यालय जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाने की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सेदार बनना होगा। ऑल असम सरकारी काजी एसोसिएशन का कहना है कि इस कानून के निरस्त करने से लोगों को तकलीफ होगी। हम सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ असम की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का कहना है कि मुस्लिम समाज में बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद स्वामी का कहना है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम अंग्रेजों के समय से बनाया हुआ पुराना कानून था। इस कानून को रद्द करने से पहले हमारी सरकार ने हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस्लाम में एक मुस्लिम व्यक्ति की 4 महिलाओं के साथ शादी करने जैसी कोई अनिवार्य परंपरा नहीं है। 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम बहनों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन बहनों के संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। जहां तक इस फैसले को राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़ा जा रहा है तो वो पूरी तरह गलत है। सरकार का मकसद मुस्लिम बहनों के साथ हो रहे अन्याय को रोकना है। बाल विवाह और बहु विवाह को रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, इसलिए राजनीतिक मतभेद वाले लोगों को अपनी रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। दोस्तों असम सरकार ने हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4000 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये लोग किस धर्म के थे ये जानकारी सामने नहीं आई, ना ही किसी ने ऐसी जानकारी जुटाने की और बताने की जहमत उठाई। असम के मुख्यमंत्री शर्मा कई मौकों पर कहते रहे हैं कि असम सरकार समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में काम कर रही है और इसके साथ ही बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पर भी काम किया जा रहा है, जिससे बहु विवाह को एक फौजदारी अपराध बनाया जा सके। दोस्तों यहाँ 2 बातें समझने की जरूरत है। पहली, पर्सनल लॉ चाहे हिंदू हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, आईपीसी या सीआरपीसी से ऊपर नहीं है। पर्सनल लॉ में कुछ राहत दी गई है, लेकिन उसमें यह भी साफ साफ कहा गया है कि पर्सनल लॉ के तहत ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जो इंडियन पिनल कोड के तहत अपराध हो। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रिपल तलाक के मामले में एक मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता कैसे क्लेम करे, जिसमें शाहबानो केस एक्सप्लेन किया था और उसमें भत्ता सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत क्लेम करने की बात सामने आई थी और कोई भी मुस्लिम महिला इस सेक्शन के तहत बेनिफिट ले सकती है क्योंकि सीआरपीसी सारे धर्मों और सारे समुदायों पर समान रूप से लागू है। अब सोचने वाली बात यह है कि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत ऑलरेडी 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी करवाना कानूनन अपराध है और ये भारत देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से संबंध क्यों ना रखता हो। तो यहाँ पर सरकार का ये तर्क गलत है कि सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त किया है। इसके अलावा शादी रजिस्ट्रेशन को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर रखा है और उसको असम सरकार ने भी लागू किया था। अब अगर कानून का पालन नहीं हो रहा तो ये सरकार की कमी है, ना कि कानून में कोई खामी है। अगर कुछ गलत है तो जिम्मेदार काजियों पर कार्रवाई की जाए
जाए और इस कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से एक तरफा किसी धर्म के पर्सनल लॉ को निरस्त कर देना ठीक नहीं है। उसमें संशोधन किए जा सकते थे। अगर बहु विवाह की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 किसी भी व्यक्ति को इंटर रिलीजियस मैरिज करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें भी बहु विवाह की मनाही है, प्रोहिबिटेड है इसमें भी। दोस्तों, बहु विवाह मुस्लिम कानून के तहत प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि इसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ इस प्रथा को संरक्षित और स्वीकार करता है। लेकिन बावजूद इसके यह भी साफ साफ कहा गया है कि अगर यह तरीका संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसे बदला जा सकता है। जब भारतीय दंड संहिता और व्यक्तिगत कानूनों के बीच असहमति होती है तो व्यक्तिगत कानूनों को लागू किया जाता है, क्योंकि ये एक कानूनी सिद्धांत है कि एक विशिष्ट कानून सामान्य कानून का स्थान लेता है। अब यहां असम वाले मामले में यही हो रहा है कि एक विशिष्ट कानून को सामान्य कानून के साथ लड़ाने की कोशिश की जा रही है। सोचने वाली बात है कि जिस मुस्लिम पर्सनल लॉ को भारत के संविधान ने मान्यता दी है और उसके तहत कोई कानून लागू है, तो केवल विवाह संबंधी कानून को कैसे निरस्त किया जा सकता है। आप लोगों का क्या कहना है इस बात को लेकर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।